प्रतिभा सिंह जी हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर पाल सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक श्री अनिल शर्मा जी, परिवार, पत्रकार बंधु, बच्चों, हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे जीवन काल में हमें इतनी अत्यधिक बारिश का सामना करना पड़ेगा, जो दुहाई का मंजर लेकर हमारे कई घरों को उजाड़ कर रखे। क्योंकि मैंने पूरी जगह देखा, करना शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में बारिश की शुरुआत हुई 9 जुलाई को। क्षेत्र में भी 7 लगते क्षेत्रों में भी तबाही ने अपना मंजर दिखाना शुरू कर दिया। कई लोग राज क्षेत्रों में गए। मैं उन वाल्मीकि लोगों से भी मिला जो मंडी में सिपाही का काम करते थे। श्रेय आप लोगों को जाता है, आप उसके सच्चे हकदार। अब समस्या ये आ पड़ी कि कुल्लू पूरा टूट चुका है, पंडोह पूरा बंद हो चुका है। में ना पानी था, वही हाल मंडी का भी था, ना मोबाइल कनेक्टिविटी थी, ना बिजली थी। मैं खुद कुल्लू में 3 दिन रहा। हमने मोर्चा संभाला और 48 घंटे में हमने पीने का पानी और बिजली को मुहैया करवाया। ये तो पहले क्या होता था, एक बरसात में हफ्ता वक्त लाइट ही नहीं आती थी, पीने का पानी नहीं आता था। हाँ ठीक है, कुछ जगह थोड़ा ज्यादा समय लगा होगा, लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि जल्दी से जल्दी पीने की पानी की योजनाओं को बहाल किया जाए और बिजली को बहाल किया जाए। अब पर्यटक मेहमान थे हमारे, उनको कैसे निकाला जाए? उनको निकालने का तरीका ढूंढा गया। किसी के बगीचे से हमने सड़क खोदी और उनको निकालने की शुरुआत की। उनको निकालने की जब शुरुआत हुई तो आप देख सकते हैं, मैं कुल्लू में था, ऐसा लग रहा था सब धीरे धीरे गाड़ियां चल रही है, कोई 15 किलोमीटर दूर, ऐसी रोशनी लग रही थी। पंडोह बंद था। कोटला रोड से हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमने वन वे ट्रैफिक को हमने शुरू किया। मैं सभी जिला के अधिकारी कुल्लू के, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी जिला अधिकारी मंडी के, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जब पर्यटकों को निकालने की बारी आई तो सब लोग दिन के 2 सुबह से लेकर रात के 2-3 बजे तक अपने काम में जुटे रहे। मैं फोन पर उनसे संपर्क करता रहा। पर्यटक तो मनाली से चला है, सुबह कुल्लू पहुंचने में उसको 5 घंटे लग रहे हैं, मंडी पहुंचने में उसको 8 घंटे लग रहे हैं। मंडी से आगे तो थोड़ा रास्ता ठीक था। खाने की क्या व्यवस्था की है? हमने अपनी सरकार से और अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि आप हर जगह खाने की व्यवस्था कीजिए। कुल्लू में हमारे अधिकारियों ने खाने की व्यवस्था की। रात को 11 बजे मैं खुद देखने गया और वहां जो कुछ मिल रहा था, ढाबे बंद थे। हमने बोला बादाम की दुकान से बादाम लाइए, केले की दुकान से केला लाइए। हमने सब पर्यटकों को बड़े अपनी जो अतिथि देवो भव की संस्कृति है वो ढंग से निकाला। बच्चे खुश होकर, कोई पर्यटक ऐसा नहीं गया जिसने ये कहा हो कि हिमाचल की सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया।
ये तो होता क्या था, लूटपाट होती थी। 20 रुपए की पानी की बोतल 200 रुपए में बिका करती थी। ढाबों में रेट डबल हो जाते थे, टैक्सी 4 गुना किराया लेती थी। लेकिन हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कोई अराजकता नहीं होनी चाहिए, कोई हाहाकार नहीं होना चाहिए। फिर इस हिमाचल को और कुल्लू और मंडी को पूरा खान का काम स्टार्ट हुआ, कैसे सड़कों को ठीक किया जाए और कैसे आवाजाही का आगमन को ठीक किया जाए। अधिकारियों से जितना हमारे पास धन था, मैंने सब डिपार्टमेंटों को कहा कि युद्ध स्तर पर काम करिए, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। हम चाहे कर्जा लें, लेकिन गरीब का गांव की सड़क भी होनी चाहिए। दिन रात मेहनत करके उन सड़कों को हमने निकाला। अभी हम इस त्रासदी से लड़ ही रहे थे कि भगवान ने एक और कहर हम पर बसाया। मैंने कहा कि कुल्लू में जो हमें नुकसान हुआ है, हमारे खजाने में नुकसान हुआ है। हमें खजाने में टूरिज्म से जो जीएसटी आता था, जो लीकर की सेल से पैसा आता था, वो हम -11% चले गए। अब कैसे उठाया जाए? मैंने फैसला किया कि हम 15 अगस्त कुल्लू में बनाएंगे। कुल्लू में 15 अगस्त की तैयारी की जा रही थी। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए थे। लेकिन 14 अगस्त की रात को जब मैं सुबह चलने लगा तो हर जगह से मुझे ये खबरें आने लगी, आज यहाँ पहाड़ बैठ गया, यहाँ 2 लोग दबकर मर गए, यहाँ 6 लोग दबकर मर गए, यहाँ 20 लोग दबकर मर गए। अभी सुबह के 7:15 साढ़े 7 बजे थे कि शिमला में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और शिवपौड़ी में उस सावन मास के पहले सोमवार, अंतिम सोमवार था। शिव भगवान को हम जल चढ़ाने के लिए सब लोग कहते वहां गए थे, वो सब दब गए। मैं फॉर्म सुन ही रहा था कि कहां नुकसान हुआ। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को दिशा निर्देश दिए, सभी अधिकारियों को बोला कि सब यही रुकेंगे, अब कोई भी कुल्लू नहीं जाएगा। मंडी में हमें बैठक रखी हुई थी, अब सब नहीं रुके। और मैं खुश ही पहाड़ी के उस घटना पर गया। मैंने देखा कि अगर कोई जिंदगी बच सकती है उसको बचाने के हमने अंतिम प्रयास किया। लेकिन इतना बड़ा लैंडस्लाइड था कि जो मृतक थे वो भी 200 फुट नीचे चले गए। और साथ ही हमारा एक शिमला शहर में नाभा था, वहां लैंडस्लाइड हुआ, 6 व्यक्ति मौत का मौत के उसके आगे भी सोलन से धनीराम शामिल भी आते हैं और एक पूरा परिवार लैंडस्लाइड में 8 लोगों का परिवार पूरा उजड़ गया। सक्का घाट से खबर आई, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर जी ने मुझे फोन करके बोला, यहाँ तो भाई इतनी ज्यादा हुई है, आप आइए। मैं वहां 2 बार प्रयास किया, लेकिन मौसम खराब और शाम को वापिस जाने के उसमें मैं वहां जा नहीं सका। फिर खबर आई सिराज में, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का घर है, वहां तबाही हुई है, खाने को कहते हैं अनाज नहीं है। मैंने कहा हेलीकॉप्टर भेजकर उन लोगों को अनाज भिजवाइए। सरकार ये नहीं देख रही है कि किस पार्टी से है, सरकार वहां सिर्फ इंसानियत देख रही है कि वहां भूख से लोग अगर बिलख रहे हैं तो उसका अनाज हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हमें पहुंचा। और आज अगर मैं इस मंच पर आया हूं तो मैं आपको ये आश्वासन देने आया हूं कि हम हर एक आम आदमी के साथ है, गरीब आदमी के साथ है। उसकी आवाज को हम जानते हैं, उसकी पीड़ा को हम समझते हैं, उसके दर्द को हम जानते हैं। फिर नीट की बात आई, कहा कि सिर्फ जो आंशिक रूप से कच्चा या पक्का मकान होगा उसको सिर्फ
6,500 में मिलेंगे। चाहे उसकी दीवार टूट गई है, मैंने कहा ये बहुत कम है। हमने उसको उसी समय बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया। किसी के घर की दीवार टूट जाए, बड़ी मुश्किल से एक घर हिमाचल प्रदेश में बनता है। मुझे पता है पूरा घर हिल जाता है। अरे 5,000 में उसकी मिट्टी भी नहीं निकलेगी। और यही केंद्र सरकार के मैनुअल में है। आज भी यही ड्रीम मैनुअल हिमाचल प्रदेश सरकार का भी था। मैंने उसको 20 गुना बढ़ाया और 7 से 15 जुलाई तक जो भी डैमेज हुआ उनको हमें 1 लाख के रूप में, चाहे बंदो चाहे श्राद्ध, सबको बांटा। और फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक जहां भी बारिश और इस आपदा से नुकसान हुआ है उनको सबको रिलीफ पैकेज के तहत लाया जाएगा। और हमने लाया। और समस्या और बड़ी पैसा कहां है? मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मिला, मैं देश के गृह मंत्री जी से मिला। मैंने सब जगह यह अनुरोध किया कि आप इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। अगर वो राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करते, मैंने कहा आप कम से कम स्पेशल रिलीफ पैकेज ही घोषित कर दीजिए। और यहां जयराम ठाकुर जी क्या कहते हैं, विधानसभा का 70 बुलाइए, विधानसभा का 70 बुलाइए। अरे भाई, पहले आपदा से प्रभावित परिवारों को बचाना है कि विधानसभा का 70 बुलाना है? हर दिन वो स्टेटमेंट देते हैं। जब मैंने देखा कि पुलिस के कर्मचारी और प्रशासन के अधिकारी कुछ कम हुए, तो हमने विधानसभा का 70 भी बुलाया। और जब 70 बुलाया गया तो पहले प्रस्ताव लाएंगे कि हम आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। हमने भी अपना प्रस्ताव दिया। हमने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। 3 दिन तक चर्चा हो। कुछ लोग तो ये रोकते रहे कि हमारे यहाँ टेंट नहीं मिले। विधायक के बोलो, अरे भाई जहां टेंट नहीं मिले कुछ पैसे अपनी जेब से खर्च के टेंट ले आते तो कोई दिक्कत। हम उनका पैसा निकाल करते हैं, लेकिन वो राजनीति करते रहे, अधिकारियों को डराते रहे, कर्मचारी जो दिन रात लगा उनको डराते रहे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लगे रहे। और 70 में जब प्रस्ताव आया हिमाचल की जनता के साथ खड़ा होने के लिए, इस आपदा में हमने जो संकल्प लाया उसका आप समर्थन कीजिए। संकल्प से हमें पैसे मिलने वाले नहीं थे। संकल्प से हमें कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित होने वाली नहीं थी। संकल्प से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलने वाला नहीं था। क्या था? एक भावना थी पूरे प्रदेश के लोगों का, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इस भावना का एकजुटता में परिचय दी। 3 दिन तक बहस होती रही। 3 दिन तक वो हर बात बोलते रहे। और जब प्रस्ताव पारित करने की बारी आई तो चुपचाप बैठे रहे। क्या हम लोग राजनीति में सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं? जो गरीब आपको चुनकर भेजता है, आम आदमी आपको चुनकर भेजता है, क्या उसके साथ खड़ा होने के लिए नहीं आए हैं? वो नहीं खड़े हुए, वो नहीं खड़े हुए, वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, हिमाचल के लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। अगर कांग्रेस विपक्ष में होती और इस प्रकार की आपदा आती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सब लोग हिमाचल की जनता के साथ खड़े होते, हिमाचल के लोगों के साथ। अभी ये बात खत्म ही हुई थी, वो नहीं खड़े हुए। पर मुझे खुशी है हिमाचल की जनता हिमाचल की सरकार के साथ खड़ी। हमने आपदा राहत कोष बनाया। आपदा राहत कोष में मैंने अपील की और अपील करने के बाद मेरे पास कई लोग आए, छोटे छोटे बच्चे
अपनी गुल्लक लेकर मेरे पास आए। अब बच्चा जो गुल्लक में पैसे डालेगा या अपने मामा जी के घर जाएगा, चाचा जी के घर जाएगा या किसी रिश्तेदार को 100 रुपया जिसकी ज्यादा क्षमता होती है 500 रुपया दे देता है, गुल्लक में डाले। जब वो गुल्लक लेके आए और उस गुल्लक में उन्होंने मुझे घुमाया तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मेरा भी भावना से दिल भर गया कि ये बच्चे जिनको ये लगता है स्कूल में बच्चे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, टीचर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी ने एक दिन का अपना वेतन दिया, पेंशन भोगियों ने एक दिन का अपना वेतन दिया, और हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीति कर रहे हैं। और यही नहीं, एक सुंदरनगर से एक व्यक्ति ऐसा है, सोमनाथ ठाकुर जी के साथ जो मेरे पास आया, उसकी जीवन भर की पूंजी 11 लाख रुपए थी। सोमनाथ ठाकुर जी जो सुंदरनगर से हमारे एमएलए है, उसने कहा मैंने आज तक जीवन में किसी को भी चाय नहीं पिलाई, लेकिन मैं आज हिमाचल की जनता के साथ, हिमाचल की सरकार के साथ खड़ा हूं। ऐसी और 11 लाख रुपए की कमाई, 11 लाख रुपए की कमाई उसने आपदा राहत कोष में दी। स्कूलों से कोई 21,000, कोई 51,000 बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक राहत कोष में जो पैसा जमा हुआ है, वो आज तक का सबसे ऐतिहासिक राहत कोष में पैसा जमा हुआ 230 करोड़ रुपए के करीब लोग अभी जमा करवा चुके हैं। और अभी भी लोग, जब मैं आया तो अभी भी दान दे रहे हैं। तो ये भावना हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता है, हिमाचल प्रदेश की एकता को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी राजनीति कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं, एक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री है, वो पूछते हैं कि एफिडेविट दीजिए। एक विपक्ष के नेता है जयराम ठाकुर जी, वो बोल रहे हैं कि केंद्र का धन्यवाद कीजिए। मैं इस मंच पर बैठकर कह सकता हूं, जिस दिन हमारे को केंद्र सरकार से राहत पैकेज मिलेगा, मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करूंगा। अभी तक जो राशि हमें मिली है वो हमारी अपनी राशि है, अपनी जो हमें मिली है बजट में। जुलाई में आपदा राहत के बारे में पूछने का डिजास्टर की एक बजट में योजना है, जो हमारे टैक्स होते हैं उसकी एक योजना डिजास्टर में रखी जाती है। उस योजना के तहत हमें हर साल 360 करोड़ रुपया मिलता है 90-10 के हिसाब से, जिसमें 40 करोड़ रुपया राज्य का शेयर होता है। पहली रात मिली जुलाई की रात में ही जो हमें किस्त मिली थी, वो किस्त मिली 180 करोड़ की। फिर क्या किया, जो दिसंबर में हमें दूसरी किस्त मिली थी उसको एडवांस कर दिया, उसको 6 महीने पहले दे दिया। मतलब दिसंबर में जो हमको आपदा की राशि आ गई है वो नहीं आएगी, वो पहले दे दिया, ठीक हो गया। हमें बोला जो पहले आके कुछ ठीक होगा। फिर तीसरा क्या था, ऐसी निगट्टी सरकार की पिछले 5 साल में 315 करोड़ रुपया भारत सरकार से इस डिजास्टर का लेना था। पैसा खर्च कर लिया, लेकिन एजी के छोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो थे उनको दूर नहीं किया, जिसको मैंने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर दूर किया। उसके कारण हमको 190 करोड़ रुपए आया। अभी भी 126 करोड़ हमारा बैलेंस पड़ा है, जो 2021-22 का है। 315 करोड़ हमारा बैलेंस पड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, एनडीआरएफ का जो टीमें लगी है, जो हेलीकॉप्टर चलते हैं, ये कोई मुफ्त में नहीं मिलते हैं, ये कोई ऐसे नहीं मिलते, इसका पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। तो एनडीआरएफ के तहत जो 200 करोड़ रुपया आया, वो भी एडवांस किस्त आई बना। और उसके बाद अभी तक ये जो हमारा अधिकार है, कोई भी सरकार हो, डिजास्टर आए ना आए, डिजास्टर आए ना आए, आपदा आए ना आए, ये मिलना ही है। इसीलिए 22 की सरकार ने जो हमारा
लेकिन मैं क्या धन्यवाद करूं, आप लोगों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है जयराम ठाकुर जी की आप विधायक दल को लेकर जाते और गृह मंत्री से एक अनुरोध करते कि कम से कम के हिमाचल प्रदेश को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते, ये तो डरते हैं ये भी नहीं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी बैठी है, ये के इन्होंने मिलकर बात की, लेकिन ये नहीं है। और जो पार्लियामेंट से चुनकर गए हैं वो भी नहीं है। फिर कब जाना है? अगर अभी नहीं जाना तो जाना कब है? सिर्फ वोटों के समय आपके पास आएंगे। मैंने इनसे कहा राजनीति करने के लिए लोकसभा चुनाव अभी 6 महीने दूर है, हमको काम करने दो। मैं काम करना चाहता हूं, आप मुझे डिस्टर्ब करो, लेकिन ये फिर भी राजनीति क्यों कर सकते? पहले विधानसभा सेशन नहीं लाओ, हमने वो लाया, उसमें भी मुकर गए। अब भी इनको अगर थोड़ी बहुत शर्म है तो पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लेकर जाइए और बोलिए कि हिमाचल प्रदेश को स्पेशल रिलीफ पैकेज मिले। हमने 12,000 करोड़ का हमने 12,000 करोड़ रुपए का क्लेम भरा। क्या होता है जब सवाल होता है, मैं समझाना चाहता हूं, और जो मैं इस मंच से बोल रहा हूं कोई बात झूठी नहीं होगी, कोई भी राजनीति से प्रेरित कोई बात नहीं होगी। 12,000 करोड़ में से हमने 10,000 करोड़ का क्लेम भर दिया। 12,000 करोड़ का नुकसान कि पानी की जो योजनाएं भरी है वो उस पर इतना पैसा खर्च होगा, जो सड़कें नहीं है उस पर इतना पैसा खर्च होगा, जो मकान नहीं है उस पर इतना पैसा खर्च होगा, और ये चीजें नहीं है उस पर इतना पैसा खर्च होगा। क्लेम वो मिलना ही है हमको, वो हमको मिलना ही है। उसमें क्या होता है, अगर किसी का पूरा मकान गिर जाए तो 1,30,000 रुपया मिलेगा क्लेम के लिए और 1,50,000 मिलेगा पहाड़ी इलाके के लिए। ये क्लेम है। 1,25,000 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए मिलेगा, 1,25,000 सड़क बनाने के लिए मिलेगा। अब इस वो जो क्लेम आना है 10,000 करोड़ का हमने भर दिया, 2,000 करोड़ का और भरने जा रहे हैं, वो भी नहीं दे पाए क्लेम। अगर ये स्पेशल रिलीफ पैकेज देते तो उसमें क्या होगा, जो 1,25,000 पर किलोमीटर के हिसाब से मिलना था, उसको अगर 1 किलोमीटर में हमारा 50 लाख खर्च होना था, हम उसमें 50 लाख रुपया खर्च कर सकते थे। जब ये क्लेम देंगे तो हम सिर्फ उतना ही पैसा क्लेम कर सकते हैं, 1,25,000 रुपया और 1,30,000। हमने क्या किया कि ये तो मिलना नहीं, क्लेम 10,000 है, इसमें हमको 2-3,000 करोड़ रुपया आएगा, वो तो हम अपनी जेब से भी खर्च कर लेंगे। मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई, मैंने कहा हमें बजट में कट मारना पड़ सकता है, हमारी जो योजनाएं हैं उसमें खर्चा कम करना पड़ सकता है, लेकिन हिमाचल में जो 16,000 परिवार प्रभावित हुए हैं उनके घर बसाए जाए। हमने पूरे क्षेत्र को राज्य आपदा क्षेत्र घोषित किया, अधिकारियों को ड्यूटी लगाई कि जहां नुकसान हुआ उसको उस क्षेत्र की पंचायत को राज्य आपदा क्षेत्र घोषित करिए। जब हमारे पास रिपोर्ट आई तो पता चला 3,500 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए, 450 लोगों की जिंदगी हमें छोड़कर चली गई। 450 लोग इस आपदा प्रभावित, इस आपदा के कारण हम सब लोगों को छोड़कर गए। किसी का परिवार का कोई बचा ही नहीं, किसी का बुजुर्ग बचा, किसी का बच्चा बचा। मैंने अधिकारियों को कहा ये 1,30,000 की जो शर्त है इसको हटाना पड़ेगा। सबने बोला जी डबल कर देते हैं, मैंने बोला नहीं, डबल से मकान नहीं बनता। हिमाचल प्रदेश में जो भी आदमी, चाहे वो धनवान है, चाहे आम है, चाहे गरीब है, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है, पाई जोड़कर अपना घर बनाता है।
अगर वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है, वो 2 लाख में नहीं बनेगा। हमने उनको 1,30,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए। फिर मैंने कहा कि घर बनाने के लिए पानी का नलका कहां से आएगा? किसी का घर 1 किलोमीटर दूर है, किसी का 2 किलोमीटर दूर है। हमने कहा जो भी आपका प्रभावित परिवार होगा, अगर 2 किलोमीटर दूर भी है, उसके घर तक पाइप हमारा सिंचाई याद रखना। बिजली के कनेक्शन भी 2 किलोमीटर अगर खंभे लगाने पड़े, वो भी सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जाए। फिर मैंने देखा कि सीमेंट की बोरी थोड़ी महंगी है। मैंने फैसला किया कि सीमेंट की बोरी भी 280 रुपए प्रति बैग के हिसाब से 16,000 जो घर चुके हैं उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। ये 7 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए तक का पैकेज हो गया। और जिनके घर थोड़े बहुत टूटे हैं, उन्हें हमने बोला अगर 75,000, उन्हें भी हमने 1 लाख रुपया कर दिया। जिसकी गाय अब गाय की कीमत क्या होगी? अब बेचारे जिसने दूध दूहना है, चारा डालना है, उसकी पशुशाला के भी कईयों की पशुशाला में 3 पत्रे होते हैं, तो हमको पता है। तो हमने बोला पशुशाला के लिए भी जो 3,000 रुपये पर मिलता है, इसको बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया जाए। हर एक पशुशाला फिर उस पशुशाला में रहने वाली गाय भैंस अगर बनती, हमने कहा पूरा मूल्य देंगे 37, हमने उसको बढ़ाकर 55,000 रुपया कर दिया। जिसकी गाय बनी है, भैंस बनी है, जिसकी भेड़ बकरी बनी है, उसके लिए हमने 6,500 रुपये कर दिया। जिसकी 1 बीघा में अगर फसल नष्ट हुई है, सिल्ट आ गई है, उसको बढ़ाकर हमने 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति बीघा कर दिया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को पता चले, इसीलिए मैंने सब जगह ये कैंप लगाकर खुद बात की है कि सबको पता चले, आपको पता चले कि हम कितना खर्च आप करने वाले हैं। ये महज सरकार की जिम्मेवारी, हम लोगों की जिम्मेवारी। हम 5 साल बाद जनता की अदालत में जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन इस आपदा के समय हमें आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करनी है। और जिस परिचय का जो हिमाचल के लोगों ने, हिमाचल के बच्चों ने, हिमाचल की युवा पीढ़ी ने, पेंशन भोगी ने, कर्मचारियों ने, किसान ने, मजदूर ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए हिमाचल सरकार हमेशा आपकी ऋणी है। इसके अलावा मैं और एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग राजनीति में सुख प्राप्त करने के लिए नहीं आए। मैंने कई बार कहा है, हम सत्ता में सुख प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन करना है। हमने इस आपदा से हटकर एक और बात बताना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने अनाथ बच्चों को, जिसने बच्चे ने अपनी माता को खो दिया, पिता को खो दिया, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और किस प्रकार किया? अगर कोई बच्चा छोटी उम्र में अनाथ हो जाता है, हमने कहा उसके लिए एक नर्स को लगाया जाएगा। 18 साल तक सभी बच्चों के जो माता खो चुकी है, पिता खो चुके हैं, 2,500 रुपया हर महीने उसके अकाउंट में जाएगा। यही नहीं, अब 18 साल के बाद अनाथ बच्चा कहां जाएगा? पढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, हमें रोला उसका ख्याल 0 से लेकर 27 साल तक सरकार रखेगी। सरकार की माता, सरकार की पिता। उसके लिए हमने कहा कि जो बच्चा 18 साल के बाद
सारी फीस जो कॉलेज की होगी सरकार उपलब्ध करवाएगी। अगर वहां हॉस्टल में है तो हॉस्टल की सारी फीस या किराए के मकान का सारा किराया सरकार उपलब्ध करवाएगी। यही नहीं, अब बेचारे को हॉस्टल मिल गया, कॉलेज में चला गया, एडमिशन होगी। अब दूसरे बच्चों को, हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते कि बेटा जेब में किराया आने जाने का, खाने पीने का जब भूख लगे तो हमने वो भी फैसला किया। और अनाथ बच्चों को 18 साल से ऊपर 4000 रुपए की पॉकेट मनी हर महीने के लिए तय। सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में ठंडे कपड़े खरीदने के लिए 10,000 रुपया क्लॉथ अलाउंस भी उनको दिया। ऐसे तकरीबन 6,000 बच्चे हैं जो अब चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहला रहे हैं, उनको हमने ये सुविधा उपलब्ध करवाई और कहा जिस तरह हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं कि सर्दी में हमें गोवा जाना है, मंदिर दर्शन करने जाने हैं, हमने कहा एक बार इन बच्चों को भी साल में 15 दिन घुमाने के लिए जो अनाथ है, आय की कोई सीमा नहीं रखी कि वो चाचे के पास रह रहा है, ताए के पास रह रहा है, कोई सीमा नहीं रखी, उसको सिर्फ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। उसको हमने एक बार बाई ईयर में घूमने की सुविधा साल में और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा उपलब्ध है। ये हमारी पहली योजना है जो धरातल पर उतरी है और हिंदुस्तान में पहला ऐसा कानून बना इन अनाथ बच्चों का। ये उनका अधिकार है, कोई इससे मना नहीं कर सकता। और जब उस बेटी ने शादी करनी होगी तो उसको 3 लाख रुपया मिलेगा। अगर उसके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं है तो उसके लिए 2 बिस्वा जगह भी मिलेगी और 3 लाख रुपए भी मिलेगा। ताकि मुझे पता है कि कई बच्चे चाचों के पास रहते हैं, मामों के पास रहते हैं, वो किसी और के पास रहते हैं, उनके मन का क्या भाव होगा। हमने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना स्टार्ट की। ये हमारी सरकार की पहली योजना जो पिछले दिनों धरातल पर लागू हुई। आपदा प्रभावित सभी योजनाएं जो है ये सबके घरों में पैसा पहुंचेगा। और जैसे कि कहा कि कोई अगर इसमें बेईमानी करेगा, चाहे पटवारी है चाहे अधिकारी है, वो गलत मत करे। जिसका न्याय पे घर क्षतिग्रस्त हुआ उसे पूरा पैसा मिले, जिसका आंशिक रूप से घर में उसका पूरा पैसा मिले। पैसा मिलने के साथ ही वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। अब आपके पास समय है। कहा कि ये बड़ा टॉम लगा है, ये स्क्रीन लगी है, खाने का आपका इंतजाम किया हुआ है, ये खर्चा सरकार करेगी। मैंने कहा सरकार को करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे दानी सदनों की सूची है जिन्होंने कुल्लू में भी जितना खर्चा हुआ वो दानी सदनों के द्वारा किया गया और मंडी में भी जितना खर्चा हुआ वो सब दानी सदनों के द्वारा किया गया। एक भी पैसा सरकार ने किसी से नहीं लिया, क्योंकि ये सरकार आम लोगों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार है। पहले क्या होता था, जनमंच होते थे, बड़े बड़े तंबू लग जाते थे, 36 करोड़ रुपया लोगों ने खर्च किया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये वो सरकार आई जहां जनमंच के माध्यम से म्यूटेशन तक भी पूरे किए गए। हमें हर चीज में खर्चा ही मिला। 75,000 का एक खर्चा मिला जो हमारे सर पर चढ़ा हुआ है, और 10,000 करोड़ की सिर्फ पे कमीशन की जो सरकारी कर्मचारी है उनकी देनदारियां, पेंशन देने की देनदारियां। अब गांव का किसान रजिस्ट्री करके बैठा हुआ है, बस 25,000 इंतकाल आज तक नहीं हुए। 25,000 ये भी हमारे को देश में मिला है। 25,000 की पार्टीशन ही नहीं हुई है। पार्टीशन तो पोते का समय आ जाता है, दादा के बाद पोते के बाद आती है। हमने उस कानून में भी बदलाव किया। दिमाग के शक्ति के धक्के खा रहे हैं हमारे।
हम उसमें भी परिवर्तन करने जा रहे हैं। कहीं तो सही तरीके से काम किया होता। ऐसा बेड़ा गर्क किया हमने पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश का कि शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे नंबर से आगे स्थान पर पहुंचा, हर स्थान पर पहुंचा दिया। और आज कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट हिमाचल प्रदेश में इंडिया में नंबर 2 है। ये इनकी नीतियां थी, ये इनके कारण हुआ। हम उस सब चीजों का अध्ययन कर रहे हैं और मंडी की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, क्षेत्रों से मुख्यमंत्री नहीं बनते कि मैं क्षेत्र को मुझे वोट डालो। मुख्यमंत्री आप बने, कोई एक काम बता दीजिए इस क्षेत्र में मुझे, जो आपने इस क्षेत्र के लोगों के अच्छाई के लिए किया, गरीब आदमी के लिए किया। ये ठीक है कि आपने सिराज में कुछ काम किया होगा, वो सारी बिल्डिंग आज खाली है। ऐसा काम मंडी में किया होता और मंडी लोगों को, तो मंडी में तो लोग ऑफिसों में रहते, घरों में रहते। इतना बड़ा रास्ता बना दिया जहां चलाने को कोई नहीं है। मंडी में अगर शहर में क्या होता, जिसकी हेडक्वार्टर में क्या होता, अच्छा होता। हम मंडी के विकास में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। जिस प्रकार आप इन शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं हिमाचल की जनता का, सभी बच्चों का, सभी बुजुर्गों का, सभी माताओं का, सभी बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस आशा के साथ बहुत दिन दूर नहीं हम अपनी इस अर्थव्यवस्था को बढ़ने पर आएंगे। क्या होती है अर्थव्यवस्था? मेरे घर में अगर एक परिवार के पास 100 रुपया आ रहा है, अगर वो 250 रुपया खर्च कर रहा है, तो आप बताइए कितना खर्च चढ़ जाएगा? 150 रुपये तो खर्च ही चढ़ाएंगे ना, चाहे सब्जी वाले का देना है, चाहे दूध वाले का देना है, चढ़ेगा खर्चा। उसी तरह हमारी सरकार में भी बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है। और ये बस सोचिए कि हमारी सरकार में कर्जा चढ़ा हुआ, आप लोगों को कर्जा चढ़ा है। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री ने व्हाइट पेपर रखा और ये बताया कि हिमाचल की 75 लाख की जनता पर, इस सभागार में बैठे जितने भी लोग हैं उन पर 1 लाख, और मंच पर बैठे भी जो लोग हैं 1,02,000 रुपया प्रति व्यक्ति का कर्जा चढ़ा हुआ। ये इनकी नीतियां थी। सोचे नहीं, आज बच्चे हमारे रोजगार को तड़प रहे हैं, हम उनको रोजगार बढ़ाने की तरफ भी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि हमने उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए पहला बजट रखा, जिसमें हमारी नीतियां और कार्यक्रम स्पष्ट झलक देते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, 4 साल में